नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। कल अमित शाह ने एक ऐसी विवादास्पद बिल लोकसभा में पेश की कि चारों तरफ उस बिल के ही चर्चे हो रहे हैं। 130वां संविधान संशोधन यानी कि 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को उन्होंने पेश किया और जिसके जरिए ऐसा लगता है कि सरकार शिकंजा कसना चाह रही है जो विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या फिर विपक्ष के सांसद हैं उनके ऊपर। और हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है कि प्रधानमंत्री को भी हम हटा सकते हैं। उसके बाद से चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि ये केवल और केवल विपक्ष को खत्म करने की एक रणनीति है। ये केवल और केवल वन पार्टी वन रूल की तरफ ये इस पूरे जो जो ये फ्रेमवर्क है वो लेकर जाता है और एक तरीके से बीजेपी का जो अजर अमर जो राज है उसको लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये बिल इतनी आसानी से पास हो जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उस बिल को क्लियर करने के लिए। क्या इसमें स्टेट्स का रैटिफिकेशन चाहिए, वो भी एक सवाल है। और इससे भी बड़ा जो सवाल है कि ये कितना संवैधानिक है, ये जो कानून जो लाया जा रहा है, और क्या इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। और यहाँ से जो पूरी राजनीति है वो कैसे बदलती है, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा कानून है जो कि पूरे देश को डिक्टेटरशिप पर लाकर खड़ा कर देगा, और यही चाहती थी मोदी सरकार। ये तमाम तरीके के आरोपों के बीच में हमें नहीं भूलना चाहिए कि वोट चोरी का कैंपेन चल रहा है। एसआईआर को लेकर जितने भी बातें हैं जो सामने आई हैं, उससे मोदी सरकार की छवि काफी धूमिल हुई है। लेकिन क्या सरकार गिरने के आसार भी नजर आते हैं इस कानून के लाने के बाद, क्योंकि चर्चाएं तेज हो गई हैं कि वाकई में मोदी सरकार बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी है, और खासकर इस कानून को लाने के बाद। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर जावेद अंसारी साहब हैं। जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। और जावेद जी से शुरू करूंगी कि जावेद जी, ये जो 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, आखिर सरकार को लाने की जरूरत क्या पड़ी, और अब क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हो गया, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया है, इसके पास होने के कितने चांसेस आपको लग रहे हैं? जी देखिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसलिए इसको 2/3 मेजॉरिटी और 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट इन वोटिंग दोनों हाउसेस में होना पड़ेगा। 2/3 न राज्यसभा में है, न 2/3 लोकसभा में। तो एक तो ये पहले उसी स्टेज पे खड़ा है। फिर इस बिल को बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इस बिल के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को चैलेंज किया जाएगा। इस बिल की लीगैलिटी पे, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे को चैलेंज किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जहां तक रही बात की अच्छा, इसको 50% ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया मस्ट ऑल्सो रेटिफाई इट। वहां मुझे दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि वहां बीजेपी रूल स्टेट्स बहुत से हैं, तो आधे से ज्यादा हैं बीजेपी रूल स्टेट्स या समर्थकों के, तो वहां चल जाए। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 से पारित होना मुझे मुश्किल दिखाई देता है। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये अगर चीज हमें पता है, तो ये अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को तो जरूर पता होगी, तो फिर लाए क्या, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, इन लोगों के इस सरकार के बारे में इसके माइंड को रीड करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये मुश्किल इसलिए क्योंकि किसी भी तरीके के संवाद में या किसी तरीके के कम्युनिकेशन में ये बिलीव नहीं करते, तो इन्होंने ये किसी से शेयर नहीं किया। वरना यूजुअली जो देखा जाता था, मेरा जो तजुर्बा है पार्लियामेंट इतने साल कवर करने का, जब भी कोई लेजिस्लेशन, और खास तौर पे अगर कोई इतना अहम लेजिस्लेशन आता था, तो इनफॉर्मल कंसल्टेशंस ऑपोजिशन से, फिर इनफॉर्मल ब्रीफिंग्स होती थी पत्रकारों की, मीडिया की, कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो, थोड़ा सा ट्रायल पब्लिक मूड को गेज किया जाए। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सब पे ये एक जैसे ऑल ऑफ अ सडन आप ताश खेल रहे हैं, उसमें से इक्का इन्होंने फेंक दिया। अब क्या मंशा है? कुछ लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर वेस्ट करना कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी डिसमिस कर दे। ये तो अभी तक ये पावर नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन अगर वो डिसमिस कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मान्यवर जो सोच रहे की निगाहें हैं राष्ट्रपति भवन पे
कि जब यहाँ कार्यकाल समाप्त होगा या समाप्त कर दिया जाएगा तो ये अगर राष्ट्रपति भवन पहुंच गए तो इनके ऊपर चाहे कोई भी हो भारत का प्रधानमंत्री, उसके ऊपर एक वीटो पावर इनका होगा। ये सब हम किसी तथ्य के आधार पर नहीं कह रहे हैं, ये मैं पहले एडमिट कर दूं, क्योंकि इनसे न कोई बातचीत है, न कोई संवाद है, न कम्युनिकेशन, ये सारा आकलन है। और इनके ही लोग, इनके बहुत से नेता हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक आध यूनियन कैबिनेट के भी मंत्री हैं, ये उनको, उनसे जो बातचीत हुई, कहते हैं भाई ये दूसरे के दो आदमी के अलावा तीसरे को कोई अंदाजा नहीं। अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, इसका इमीडिएट फॉल आउट क्या आप देखते हैं? आपको लगता है कि जो एलाइज हैं बीजेपी के, जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार है, या चिराग पासवान की पार्टी है, क्या अब उनमें एक सुगबुगाहट, एक तरीके की नर्वसनेस आपको नहीं लगता कि आ गई होगी? सोच तो वो लोग भी जरूर रहे होंगे कि क्या पता इस कानून को हमारे ऊपर ही इस्तेमाल कर दिया जाए। तो क्या इस तरीके का गहन मंथन एलाइज के बीच में भी शुरू हो गया होगा? और साथ में बीजेपी के लोग, बीजेपी के जैसे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खासकर उनकी नहीं पटती है बिल्कुल भी योगी आदित्यनाथ से, तो क्या ये कानून उनके ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है? तो क्या ये चर्चाएं एलाइज और खुद बीजेपी के लोगों में ये नहीं शुरू हो गई होगी? जी हाँ, एक बहुत पुरानी कहावत है नीलू जी, बंदर के हाथ में उस्तरा दे दीजिए तो किसी का भी बाल कट सकता है, मालिक का भी वो बाल काट सकता है और दुश्मन का भी बाल काट सकता है। तो ये बंदर के हाथ में उस्तरा दे दीजिएगा तो वो किसका बाल काटेगा, किसको हजामत कर देगा, ये बोल नहीं सकते। तो खैर उस पर नहीं जाते हैं। जिस तरह से जावेद साहब ने कहा कि ये बिल अभी जिस रूप में है उस रूप में तो लोकसभा में पारित नहीं हो सकता, लेकिन ये भी सच है कि ये बिल कल लोकसभा में प्रस्तुत हो गया और जेपीसी में चला गया, मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। दूसरी तरफ एक दूसरे विषय पर आते हैं। एक हफ्ता 10 दिन पहले हमने देखा भारत के उपराष्ट्रपति ने अचानक त्यागपत्र दे दिया, दूसरा राष्ट्रपति अब बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दूसरी तरफ हमको ये भी पता है कि भारत के प्रधान जी 75वें साल में भाजपा के रूल के अनुसार रिटायर होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति के रास्ते पर चल के अपने आप को त्यागपत्र दे दें और जो अभी हमारे प्रधान जी हैं वो राष्ट्रपति के स्थान पर चले जाएं, और ये बिल जो है ये आज संसद खत्म हो गया, आज रात में 12 बजे या कल सुबह 12 बजे ये अध्यादेश के रूप में, ऑर्डिनेंस के रूप में आ गया, तब तो इसका मतलब यह है कि भारत में प्रधानमंत्री से लेके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सब लोग हटाए जा सकते हैं सिवाय राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति प्रधान जी बन जाएंगे। बहुत आसान रास्ता है। और उसमें एक भाजपा को बचाव करने का भी रास्ता है कि ये बिल तो हमने लोकसभा में पारित भले नहीं हुआ, वो प्रस्तुत तो किया था, किसी ने खास विरोध तो किया नहीं। उनके उनके जो समर्थक दल हैं, चाहे नायडू जी हो या जेडीयू हो, उन्होंने कोई खास इस पर, क्योंकि वोटिंग हुई नहीं, कोई गंभीरता थी नहीं, इसलिए कोई वोटिंग नहीं हुई, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। तो मेरे ख्याल से इसका एक बड़ा घुमा फिरा के इसकी एक संभावना भी दिखती है। हालांकि ये संभावना थोड़ी मुझे दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन क्योंकि आप पॉसिबिलिटीज की चर्चा करते हैं, प्रोबेबिलिटीज की नहीं, प्रोबेबिलिटी इसकी कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी से आप इनकार नहीं कर सकते कि इस चीज को रातों रात आप भारत के राष्ट्रपति प्रधान जी, भारत के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें और प्रधान जी राष्ट्रपति बन जाएं और ये बिल अध्यादेश के रूप में आ जाए, ऑर्डिनेंस बन के आ जाए, तो राष्ट्रपति की तो बल्ले 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 हो जाएगी, और जो भी प्रधानमंत्री होगा उसके बाद वो राष्ट्रपति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। तो भारत में इस तरह की व्यवस्था भी आ सकती है। लेकिन मुझे फिर से मैं कह रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी भले ये सोचने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम लगती है। मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है कि जिस तरह से पिछले 15-20 दिनों में वोट चोरी का आरोप भाजपा के ऊपर, वो लेबल भाजपा के ऊपर चिपकते चला गया, वो इस हद तक चिपक गया कि आज जब प्रधानमंत्री सदन में आ रहे थे तो पूरा का पूरा सदन गूंज रहा था कि वोट चोर, गद्दी चोर, इस तरह की बातें हमने सुनी नहीं थी। खास करके मोदी जी के लिए तो नहीं सुनी थी, मोदी जी का विरोध तो लोग करते हैं, लेकिन इससे पहले मोदी जी का विरोध करते थे तो राहुल गांधी जाके उनके गले मिलते थे। तो वही राहुल गांधी जो गले मिलके उनका विरोध कर रहे थे, आज उनकी पूरी टीम या पूरा विपक्ष या पूरा सदन अगर हंगामा हो रहा है कि वोट चोर, गद्दी छोड़, तो इसका मतलब भाजपा को ये एहसास हो गया कि चोर वाला लेबल उनके ऊपर चिपक गया है। तो आप किसी को भी चोर 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 बहुत कहिए, तो सबसे वो एक ऑप्टिकली उसको अगर ठीक करना है तो वो पुलिस की वर्दी कहीं देखेगा कि अगर पुलिस की वर्दी है तो मैं पहन लूं तो कम से कम चोर तो नहीं दिखूंगा।
तो ये एक तरफ तो इनके ऊपर चोर का आरोप लग रहा था, दूसरी तरफ इन्होंने ये जो कानून लाने की बात की थी, जो अभी कानून बना नहीं है, इसमें आप पुलिस को बहुत ज़्यादा ताकत दे रहे हैं। असल में आप ये कर रहे हैं कि कोई एक थानेदार भी किसी एक मुख्यमंत्री के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर एफआईआर कर दे और 30 दिन के लिए अपने थाने में उसको रख ले, तो उसका पद चला जाता है। मतलब आप थानेदार को, इस देश के थानेदार को सबसे ताकतवर आदमी बना रहे हैं। तो एक तरफ जब उनके ऊपर, भाजपा के ऊपर वोट चोरी का चस्पा होते जा रहा था, लेबल और बड़ा जोरदार चिपक रहा था, तो ऑप्टिकली भाजपा को लगा कि हम अगर पुलिस का हम कहेंगे कि देखिए हम तो पुलिस को बहुत ताकत देते हैं, तो कोई चोर थोड़े पुलिस को ज्यादा ताकत देगा, चोर तो पुलिस की ताकत कम करेगा। तो ये ऑप्टिक्स खेलने की भी कोशिश हुई होगी। दूसरी बात ये भी है कि इसमें आज जिस तरह से काफी सारे ट्विटर हैंडल वगैरह पर आप अगर देखिए तो बहुत ज्यादा एक विषय चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के साथ किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया, किसी अपने ने उनके साथ धोखा किया करके। ये भी संभव है कि इस तरह की बिल लाने की बात अंतिम, और जिस तरह से जावेद साहब ने कहा कि भारत के कैबिनेट के ही काफी सारे मंत्रियों को ये पता नहीं था कि ये बिल आने वाला है, सिर्फ 2 आदमी जानते थे। तो ये भी संभव है कि मरता क्या न करता, अगर गले में हड्डी अटकी हुई है तो किसी न किसी तरह से निकलने के लिए, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से ये मामला जा रहा है एसआईआर का, एसआईआर तो अब टिकने वाला है नहीं, टिकेगा भी तो उस रूप में नहीं टिकेगा। जो एसआईआर में आपने देखा है जिन लोगों का नाम डिलीशन हुआ है 65 लाख, उनको भी कह दिया गया है कि आप आधार कार्ड देके अपना नाम डलवा लीजिए। तो बहुत ज्यादा ये जो बिहार का चुनाव होगा उसमें वोट कटने वाले हैं नहीं, तो सारे कटे हुए वोट भी वापस आएंगे, और कटे हुए वोट वापस आएंगे तो सोचिए 65 लाख लोग जिनका नाम वोट से कट गया है, उनका नाम अगर वापस आएगा तो वो भाजपा को थोड़े वोट डालने वाले, उनका तो गुस्सा ही भाजपा के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से उनको पता, बीजेपी को लग गया था कि अब उसकी लोकप्रियता भी कम हो रही है और धीरे धीरे वो बिहार भी हारने की स्थिति है। हो सकता है कि एज ए डेस्परेट मेजर हताश होके प्रधान जी ने गृह मंत्री को कहा होगा, अपने चाणक्य को, कि किसी तरह से ये बिल पास कर दो। लेकिन चाणक्य साहब ने इस बिल को इस तरह से प्रस्तुत किया कि ये पास ही नहीं हो सके, क्योंकि हमको पता है कि ये बिल पास होने के लिए जिस तरह की मेजोरिटी की जरूरत थी, जिस तरह से जावेद साहब ने कहा कि इसमें 543 लोगों में से 360 की जरूरत नहीं है। अगर सदन में किसी दिन 300 लोग ही बैठे हुए हैं तो उसमें से 200 लोग वोट कर दें, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी चालाकी भाजपा ने करने की कोशिश की, क्योंकि कल तक हम देख रहे थे कि कल परसों, मतलब कल की बात नहीं, कल तो ये बिल आया था, परसों हम देख रहे थे कि ज्यादातर विपक्ष के लोग बिहार में सड़कों पे आंदोलनरत थे। और सब जानते हैं कि कोई चीज जब खत्म होने वाली होती है, पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने वाला होता है, तो अंतिम 1-2 दिन लोग उसमें अटेंड नहीं करते। जैसे हम भी फिल्म का टिकट लेके जाते हैं, 3 घंटा फिल्म देखते हैं, लेकिन जैसे ही फिल्म का क्लाइमैक्स खत्म होता है धीरे धीरे उठ के चले जाते हैं। हालांकि पर्दे पर चलते रहता है कि डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, वो क्रेडिट्स देखते, कौन देखेगा, उठ के चले जाते हैं। नहीं, लेकिन जावेद जी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्यों ये बिल लाई होगी? ऐसे अचानक से ये बिल आना, मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट शुरू हुआ था मॉनसून सेशन, तो उस समय कोई जिक्र नहीं था इस बिल का। अचानक से ये एक अनएक्सपेक्टेड सा बिल आना, ये अपने आप में क्या कहता है? क्या ये सरकार की जो हताशा है, क्या वो सर चढ़कर बोल रही है और इस वजह से मजबूरीवश उनको ये बिल लाना पड़ा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए? या आपको लगता है कि सरकार वाकई एक नर्वस स्टेट में है और उसको लगता है कि हर हथकंडा हम अपना ले जिससे कि विपक्ष का जो भी इस समय हथियार वो ज्यादा मजबूत साबित हो रहा है उसको हम ब्लंट करने की कोशिश करें ऐसे कदम उठाकर? जी। वो जैसा इंग्लिश में कहते हैं ना, द ट्रूथ लाइज समवेयर इन बिटवीन। थोड़ा थोड़ा तीनों हो सकते हैं रीजन। सबसे पहला इनका यह है कि इस जो विपक्ष का जो मोमेंटम थोड़ा सा जनरेट हुआ है ये वोट चोरी पे, इसको डिरेल करो। इनकी जो एकता है उसमें थोड़ा सा विभाजन कीजिए। फिर और एक चीज के मैनेजमेंट में तो ये माहिर है, हेडलाइंस मैनेजमेंट। तो एक नया शगुफा छोड़ दो, उस पर कुछ चर्चा हो, जेपीसी में जाएगी, आई कौन होगा जेपीसी में, 4 दिन यही खबर चलेगी, उसके बाद तो ये पूरी कोशिश हो रही है। आप ये देखिए कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, 28 तारीख को अखिलेश यादव जाएंगे, सीपीआई, सीपीएम, एमएल, ये सारे लोग कंधे से कंधा लगा के एक जबरदस्त इन्होंने अभियान छेड़ दिया बिहार में, और उसको बड़ा ट्रैक्शन मिल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से उसको यहाँ कवरेज मिलना चाहिए था या पब्लिश, वो नहीं हो पाए। तो हर वो चीज अपनाओ जो जिससे अटेंशन डाइवर्ट हो, जिससे एजेंडा डिरेल हो, और जिससे हम नैरेटिव को कैप्चर कर सकें।
और लेकिन इसकी जी हाँ, नहीं आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद फिर मैं अगला नहीं, सवाल। और फिर मैं ये कह रहा था कि दूसरा ये कि सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये तो बताने की पोजीशन में नहीं हूं कि क्या मेन रीजन है, बट इसके इन सब चीजों के अलावा भी कोई बड़ा डीप रूटेड कोई है खेल इनके दिमाग में, इनके जो जिसपे अभी कोई बताने के, हम क्या छोड़िए, बहुत से बीजेपी के, आप 70% बीजेपी के एमपीओ को पता नहीं, सब आकलन, सब अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि कुछ बहुत ही कुछ बड़ा शायद पर्दे के पीछे हो रहा होगा, जिसका किसी को ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में बीजेपी में भी इस चीज को लेकर चर्चा नहीं है, ये क्या मोदी जी के लिए एक अच्छा साइन है? क्या मोदी जी इस समय जो उनकी छवि है, वो क्या चारों तरफ से घिरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? ये तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि सरकार का इकबाल जो है, सरकार चलती है अमंग्स्ट अदर थिंग्स इकबाल से भी, बड़ा रौब से भी। वो जो मोदी जी जितना श्योर फुटेड नजर आते थे वो नहीं है। मोदी जी का अगर आप चेहरा देखिए, जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो सब ये कहते हैं कि बड़ा खिंचाव, बड़ा तनाव है जो अमेरिका के साथ। जो लोग कह रहे हैं ना कि सबसे इनके एक बड़े अजीज दोस्त ने इनको धोखा दे दिया, कि कहीं माय फ्रेंड डोनाल्ड की बात तो नहीं हो रही है, या डोनाल्ड के अलावा और लोग भी होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रॉब्लम्स हैं, देश में प्रॉब्लम्स है। फिर जिस तरीके से और भी अंततः सब लोग जो इनकी सुनते थे, अब उतनी हो सकता नहीं, और हर चीज की सेल बाय डेट होती है। फिर आरएसएस से ताल्लुकात खराब हैं, वो कह रहे हैं भाई हम भी 75 साल के हो गए, आप भी 75 साल के हो रहे हैं, अब चलिए। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से। ये कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट, कॉन्फिडेंट नेता के साइन नहीं है, ये एक डेस्परेट मूव है मुझे लगता है। ओके, आप ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही डेस्परेट मूव है, यानी कि हताशा का कदम है। लेकिन जावेद जी, एक सवाल और करके फिर मैं अंतिम कमेंट सिद्धार्थ से लूंगी कि ये जो बिल है, इसको पारित करना, क्या विंटर सेशन में आपको लगता है, अभी तो सिलेक्ट कमेटी के पास ये गया है, और हमने इसके पहले भी देखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को किस तरीके से रेटिफाई कराने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, क्या इस बिल को पास कराना इतना आसान होगा, या आपको लगता है कि बीजेपी के लोग भी इस पर विरोध कर सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ बहुत ही इंडिफरेंट सा रुख रखे इस बिल को लेकर? देखिए, कुछ भी हो सकता है, और इन्होंने ये बिल आ गया, जेपीसी में चला गया, अब ये इस पर ही चर्चा होती रहेगी, चर्चा इस पर खबरें आती रहेंगी, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, फलाना होगा, होगा, हो सकता है इमीडिएटली कुछ भी ना हो, लेकिन एक बड़ा चर्चा का तो विषय होगा। ये कहेंगे कि देखिए हम करप्शन के विरोध में हैं, और ये जितने पक्षधर हैं वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो वो लालू यादव की गिनती गिनाएंगे, वो स्टालिन की गिनती के बाद देखिए इनके सब पे केसेस चल रहे हैं, यही वो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी पे केस चल रहा है, यही वो लोग हैं जिन पे करप्शन के इल्जाम लगा हुआ है। बिल्कुल। ओके, तो अब ये 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, क्या ये एक मोदी जी या मोदी सरकार ये सोच कर आई होगी कि भाई हम सबके ऊपर शिकंजा कसेंगे, हम डराएंगे, धमकाएंगे और राज करेंगे, लेकिन क्या ये एक नई मुसीबत नहीं बन गया है? वोट चोरी और जो एसआईआर का जो इशू था, उसके ऊपर एक ये बिल लाकर क्या ऑपोजिशन को और एक अपॉर्चुनिटी मोदी सरकार ने नहीं दी है कि जाओ अब हमारे खिलाफ और बोलो? जी, मेरे ख्याल से ऑपोजिशन से ज्यादा तो इनके एनडीए के घटक दलों के साथ ही इनका तनातनी हो जाएगा, क्योंकि एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि भाजपा को न तो लोकसभा में और न तो राज्यसभा में भाजपा को अपने से मेजॉरिटी बहुमत है। दोनों जगह पर वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है। और मैं आपको एक डाटा पॉइंट बताता हूँ, 1985 से लेके 2024 तक 40 सालों में भारत में शायद 11 या 12 लोकसभा चुनाव हुए हैं। हर लोकसभा चुनाव में नंबर 1 पे सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ हमेशा क्षेत्रीय दल ही रहते हैं। वोट शेयर के मामले में, सीट के मामले में भले कभी बीजेपी आ जाती है, आजकल बीजेपी है, पहले राजीव गांधी के समय में कांग्रेस आ जाती थी, लेकिन क्षेत्रीय दलों को हमेशा 40% वोट हमेशा आते ही हैं। अब क्षेत्रीय दलों के साथ बात यह होती है कि क्षेत्रीय दल कोई विचारधारा की लड़ाई वो नहीं लड़ रहे होते हैं, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। उदाहरण के लिए बीजेपी के लिए
बिहार जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन मान लीजिए वो बिहार नहीं भी जीतती है तो पड़ोस के मध्य प्रदेश में तो उसकी सत्ता है ही। लेकिन टीएमसी के लिए जब वो बंगाल का चुनाव लड़ती है तब उसके लिए अस्तित्व की बात हो जाती है, क्योंकि वो अगर बंगाल में चुनाव नहीं जीतती है तो टीएमसी का पूरा क्या अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसीलिए क्षेत्रीय दल हमेशा अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं, वो विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते हैं। और अभी की भाजपा क्योंकि पूरी तरह से क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है, तो कोई भी क्षेत्रीय दल, दुनिया में आपको एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कि अपने ही हाथ से, अपने ही कागज लेके, अपने ही पेन से खुद को फांसी की सजा मुकर्रर करवा दे। ये जो बिल आ रहा है इसमें तो आप फांसी की सजा मुकर्रर करवा रहे हो। तो जैसे ही ये बिल मान लीजिए कानून बनेगा तो सबसे पहले तो इसके फंदे में फंसेंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्योंकि वही भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी क्षेत्रीय दल इसमें विषय, ये एसआईआर और क्या कहते हैं वोट चोरी तो अपनी जगह पे रह गई है। विपक्ष को एक क्या करेंगे, इनका एनडीए का जो अपना घटक दल है ना, अपने घर के अंदर ही इन्होंने विद्रोह की बात शुरू कर दी है। क्योंकि होता यही है कि आप दूसरे को मैनेज करने के चक्कर में आपका ध्यान पूरा दूर की तरफ रहता है, सामने जो गड्ढा रहता है ना उसमें आप ठोकर खा के गिर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इनके साथ ये हुआ है। ये चाह कुछ भी रहे थे, लेकिन इसके कारण कैट सेटिंग ए कैट अमंग्स्ट द पिजन्स बोला जाता है। अपने एनडीए के घटक दलों के अंदर ही एक बहुत बड़ा मोह भंग या डर की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि उन सबका अस्तित्व जो है, चंद्रबाबू नायडू अगर आंध्र प्रदेश में चुनाव नहीं जीतते हैं तो वो तो महाराष्ट्र और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो उनका अस्तित्व नहीं है ना। तो वो तो अपने आप को बचाने के लिए पूरा जी जान मेहनत एक करेंगे। भाजपा हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस मान लीजिए कर्नाटक हार जाती है तो उसको उम्मीद रहती है कि चलो कोई बात नहीं, हमारी हिमाचल या उत्तराखंड में सरकार है। भाजपा गुजरात हार जाती है तो उसको पता है चलो गुजरात हार भी गए तो चलो हो सकता है हमारा राजस्थान में सरकार है। लेकिन स्टालिन के लिए तो तमिलनाडु ही पूरी दुनिया है, चंद्रबाबू नायडू के लिए तो आंध्र प्रदेश ही पूरी दुनिया है, तेजस्वी यादव या क्या नीतीश कुमार के लिए तो बिहार ही पूरी दुनिया है। तो ऐसा एक कानून लाइए जिसमें आप ही फंस जाइए। मेरे ख्याल से कोई भी एनडीए का समर्थक दल भी इस कानून का समर्थन नहीं करेगा। मेरे ख्याल से ये कानून लाने के पीछे मुझे लगता है, इसीलिए मैंने कहा कि प्रधान जी की हताशा थी। शायद उन्होंने अपने चाणक्य को कहा कि हड़बड़ी में ये कानून पास करवा दो। उन्होंने भी कोशिश की कि शायद हो सकता है सारे विपक्ष के लोग उधर बिहार में रहेंगे, इधर हम तुरंत लोकसभा में लाएंगे। और जैसे 3 किसान कानून पारित किए थे, 3 किसान कानून पारित किए थे तो उसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा था, अचानक लाया था और पास कर दिया था। तो इन्होंने सोचा होगा कि ज्यादातर विपक्ष के लोग, संसद खत्म हो रहा है, इधर उधर रहेंगे, वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे होंगे, सदन के अंदर 200-250 लोग बैठे रहेंगे, उसके अंदर ये बिल लाके हम पास करवा देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से विपक्ष तेज था, उसने देख लिया। रातों रात राहुल गांधी बिहार में अपनी यात्रा छोड़ के कल सुबह हमने देखा वो दिल्ली पहुंच गए थे। तो मेरे ख्याल से ये उनकी एक क्या कहते हैं, आंख में धूल झोंकने की कोशिश तो जरूर थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। शायद इसीलिए राइट विंग के काफी सारे ट्विटर हैंडल कह रहे हैं कि आपके चाणक्य ने ही आपके साथ धोखा कर दिया। हो सकता है, हमें नहीं पता। हाँ, नहीं, लेकिन चलते-चलते एक सवाल बस मैं जावेद जी से भी करना चाहती हूँ कि क्या सरकार गिरने के आसार लग रहे हैं या फिर अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है, अभी इस पर बोलना कुछ मुश्किल होगा? ये अंडर कुक्ड है, अभी ऐसा नहीं है, ऐसी कोई अंदेशा नहीं। लेकिन नाराजगी, चिंता, लोगों में मंथन, चर्निंग जिसको कहते हैं, वो विपक्ष तो जो कर ही रहा है, वो प्रतिपक्ष के भी संसदों में, नेताओं में है, चल रही, इसमें है। लोग बात कर रहे हैं कि भाई, और देखिए ये सब निर्भर करेगा जब ग्राउंड से प्रेशर बिल्ड होगा। अभी तो सिर्फ अंगीठी सुलझाई गई है, अभी तो आप बिहार में जो हो रहा है, जब वो 2-4 और प्रदेशों में होगा, जब पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा तब। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। जावेद जी, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।